हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम वेलकम टू आवर चैनल मेड जी एक्स। मैं अपनी इंट्रोडक्शन पहले आपको दे देती हूँ। मेरा नाम है राधिका शर्मा एंड आई एम अ केमिस्ट्री एजुकेटर। सो अब इस चैनल पे बेटा मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। और जैसे कि हम सबको पता है कि अब हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। अब हमें क्या करना है, जितनी पढ़ाई करनी है वो बहुत ज़्यादा बेटा इफेक्टिव पढ़ाई करनी है। और बोर्ड में हमें बहुत अच्छे मार्क्स सब बच्चों को स्कोर करने हैं। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितना भी आपका पोर्शन है चैप्टर का, हम वो सारा वन शॉट में कवर करेंगे और एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिवीजन करके जाएंगे कि हम लोगों के जो भी मार्क्स आए वो बढ़िया वाले मार्क्स आए। बिल्कुल कहीं पे भी हमारे मार्क्स डिडक्ट नहीं होने चाहिए, हमारा रिवीजन इतना सॉलिड होना चाहिए। तो आओ आज से हम शुरू कर देते हैं अपना केमिस्ट्री वाला पोर्शन एंड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से। तो इस क्लास में अब आप लोग जो कि छोटे छोटे बच्चे मुझे देख रहे हो, आज से तुम लोगों का नाम होगा, मैं तुमको बुलाऊंगी मेरे चीतास, क्योंकि हमें चीता की तरह फास्ट रिवीजन करना है। सो आई विल एड्रेस यू एज माय चीतास। ओके, चलो तो शुरू करते हैं हम लोग केमिकल चेंज वर्सेस फिजिकल चेंज से, क्योंकि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही तो पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल चेंजेस होते क्या हैं, तभी हम केमिकल रिएक्शंस को जान पाएंगे। तो हमें स्लाइटली फिजिकल चेंज का आइडिया भी होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से क्विक रिकैप दे देती हूँ फिजिकल चेंजेस के बारे में। हम लोग क्लास 9th में पढ़ते थे यार, लेकिन एक क्विक रिकैप तो बनता है। सो केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, देखो बेटा, फिजिकल चेंज वो होते हैं जहां पर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जैसे कि वाटर का इवेपोरेट होना, आपके पास जो वाटर है वो लिक्विड से गैस में ही तो चेंज हुआ, कोई नया कंपाउंड तो नहीं बना। या आपने ये पेपर श्रेड कर दिया, मुझे बताओ, आप बोलोगे मैम ये छोटे छोटे पीसेस में चला गया, तो क्या ऐसा हो गया कि पेपर से वुड बन गई, कुछ नया बन गया? हाँ, छोटे टुकड़ों में कट गया, लेकिन पेपर तो पेपर ही रहा ना यार, कोई नया सब्सटेंस थोड़ी हमारे पास बन गया। सो दैट मीन्स दिस इज अ फिजिकल चेंज। या फिर हाँ, बॉइलिंग, मतलब आप पानी बॉईल कर रहे हो तो पानी लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, तो कोई हमारे पास नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। वाटर लिक्विड से आपका गैस में चेंज हो रहा है जब आप उसको बॉईल कर रहे हो, तो क्या ये फॉर्मूला चेंज हुआ वाटर का? नहीं। सो दीज टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। लेकिन जहां कोई नया सब्सटेंस बन जाए तो वैसे चेंजेस को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन फॉर्म्स अ न्यू प्रोडक्ट। अब केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है बेटा, तो केमिकल चेंज पता होना चाहिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन बेसिकली केमिकल चेंज को ही बताता है। तो केमिकल चेंज हमारा क्या होता है, जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। जैसे आप लकड़ी जला रहे हो, तो आपके पास लास्ट में ऐसा थोड़ी है कि लकड़ी बचेगी, बिल्कुल वो जो राख एशेस होती है वो बचती है। क्या होता है हमारा कंबशन रिएक्शंस में, जो भी हम लोग जिस भी चीज को बर्न करें वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स में चेंज होता है। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, अच्छा ये तो सबने अपने घरों में देखा होगा भाई, कोई भी आपके पास लोहे की चीज है तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद जब उस पे एयर में जो हमारी गैसेस होती है, मॉइस्चर होता है, वो अटैक करता है और हमारे लोहे में कुछ टाइम के बाद जंग लग जाता है, तो ग्रे से एकदम रस्ट कलर में वो चेंज हो जाता है। तो ये भी कैसा होता है, एक केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, एक नया सब्सटेंस बनता है। तो आई थिंक आप लोग केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे, राइट? नाउ लेट्स मूव टू केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है भाई? केमिकल रिएक्शन बेटा, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंस बन रहा है भाई, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी नहीं होंगी। विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड from one or more substances is called a chemical reaction.
मतलब एक केमिकल चेंज जो हो रहा है, बेसिकली उसी को हम क्या कह रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं, कि आपका पुराना सब्सटेंस चेंज होके बेटा एक नया सब्सटेंस बना रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास था H2, आपके पास था O2, मिलके इसने बना दिया H2O। आपको पता है ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। अब ये लिक्विड है, वाटर आपका लिक्विड है। तो जो नया सब्सटेंस बना उसकी प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट थी। आग लगती है तो ऑक्सीजन क्या करता है, सपोर्ट करता है, और हम पानी यूज कर लेते हैं आग बुझाने के लिए। तो इनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, डिफरेंट है। जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ बन रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस with new properties are formed from one or more substances, उसे हम क्या कहते हैं, chemical reaction कहते हैं। Now, atom of one element don't get changed into atom of another element, only the rearrangement of atoms take place। अब इसका क्या मतलब है, मुझे ये बताइए। अभी मैं इसको बैलेंसिंग की बात नहीं कर रही हूँ, बैलेंसिंग भी हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन आप ये देखो, इस तरफ आपके पास एक तो हाइड्रोजन था, चलो दो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा आपके पास एक ऑक्सीजन है और कुछ नाइट्रोजन क्लोरीन ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड पे जाओ, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। क्या इनके अलावा, क्या इनके अलावा बेटा जी कोई और नया एलिमेंट दिख रहा है? मतलब जो रिएक्टेंट में तुम्हारे एटम्स होंगे वही प्रोडक्ट में पाए जाएंगे, एटम्स कोई नए नहीं बन जाएंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट में तुमने जो एटम्स लिए हैं सिर्फ वैसे ही एटम्स हमको प्रोडक्ट में दिखेंगे। सो इसका मतलब कोई नए एटम्स यहाँ पर ऐड नहीं हो रहे हैं। जो एटम्स आप अपने रिएक्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे वही प्रोडक्ट में मिलेंगे। अब आप एरो के इस तरफ जो चीजें लिखते हो उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो के आप राइट हैंड साइड जो लिखते हो उसे कहते हो प्रोडक्ट्स। ये हम घर से लेके चले थे, ये हमको कुछ टाइम के बाद मिक्सिंग पे मिला, तो हम इसे एरो से सेपरेट करते हैं। जो एटम्स वही अपने पुराने बॉन्ड तोड़ेंगे, वही पुराने बॉन्ड अपने तोड़ेंगे और नए बॉन्ड बनाएंगे। पुराने बॉन्ड तोड़ के बेटा नए बॉन्ड बनाएंगे। और एटम्स जो होंगे आपके, अगर मैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लेके चल रही हूँ तो 4 ही हाइड्रोजन आपको यहाँ मिलेंगे, 2 ऑक्सीजन लेके चल रही हूँ तो 2 ही यहाँ मिलेंगे। जितने एटम्स हम घर से लेके जाएंगे उतने ही हमको प्रोडक्ट में मिलेंगे। ठीक है जी, तो इतनी बातें हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में क्लियर हुई। अब कहते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है कुछ चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। आप एक चीज पढ़ते हो, आप अपने इस चैप्टर में पढ़ते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट? आप पढ़ते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो आप? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं? भाई ये कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का मतलब ही क्या है? तो देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ऑब्जर्वेबल चेंजेस। जो चेंजेस हमको ऑब्जर्व हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब जो हमें चेंज ऑब्जर्व हुआ तभी तो हमें पता चलेगा ना कोई रिएक्शन हुई है, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। तो कुछ ना कुछ तो हमें ऑब्जर्व होना चाहिए ना कि पहले यार मैंने जब ये लिया कंपाउंड, अब कुछ इसमें कुछ डिफरेंट हो गया। पहले लेट्स से कलर था, बाद में देख कलर नहीं था, बाद में देखा कलर आ गया, तो मतलब कुछ नया बना है। तो आप जो चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो जिससे आप पता लगाते हो कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है आपकी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है मैम? प्रेसिपिटेट वो चीज है जो कि इनसॉल्यूबल होगी, जो कि इनसॉल्यूबल होगी, आपकी सॉलिड फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएगी। मान लो आपने दो लिक्विड्स को मिक्स किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, दोनों में लिक्विड लिक्विड थे, आपने उनको मिक्स कर दिया। मिक्स करने पे आपने देखा यार सॉलिड तो मैं लेके ही नहीं चली थी घर से, मिक्स करने पे कुछ सॉलिड बन रहा है। अगर सॉलिड बनेगा
बाकी चीजें लिक्विड है तो सॉलिड तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा ना, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, उसको आप क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेट। उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने लिया NaCl, आपने लिया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बोले तो पानी में घोल के आपने नमक मिला दिया पानी में, पानी में जब मिला दिया तो वो बेटा क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया। साथ में आपने क्या ले लिया, AgNO3, ये भी आपने क्या ले लिया, एक्वस। ठीक है जी। अब जब आपने इन दोनों को मिक्स किया, NaCl और AgNO3 को मिक्स किया, तो आपके पास एक कंपाउंड बना AgCl, AgCl, और दूसरा कंपाउंड आपके पास बना NaNO3। आपने ये पाया, आपने ये पाया बेटा कि ये जो AgCl है ये सॉलिड बना है, इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट बन गया है। इसे हम डाउनवर्ड एरो से भी दिखाते हैं, डाउनवर्ड एरो का मतलब कि ये प्रेसिपिटेट बना है, और ये आपके पास व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ये सॉल्यूशन में ही रहता है, ये एक्वस ही रहता है। तो जब आप घर से ऐसा कोई सॉलिड कंपाउंड लेके नहीं चले, रिएक्शन किया, और आपको रिएक्शन के थोड़े टाइम के बाद एक ऐसा कंपाउंड बेटा देखने को मिला, तो फिर आप क्या बोलोगे कि यस, समथिंग हैज चेंज्ड एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट चेंज। तो एक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हमारे लिए क्या होता है, ऑब्जर्वेबल चेंज होता है। सबको बातें क्लियर है अपनी? चलो, आई बात अगले चेंज की कि मैम जरूरी थोड़ी है ना हर रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेगा। हर रिएक्शन की अपनी खासियत होती है, जैसे हर बच्चे की अपनी खासियत है, भाई हर रिएक्शन की भी अपनी खासियत है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, एक और चेंज जो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे कि बेटा मान लो मैंने जिंक को डाल दिया HCl में, जिंक मेटल है ना, हमने बीकर में क्या लिया, एसिड ले लिया, HCl ले लिया, और जिंक मेटल उसके अंदर डाल दिया। अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास बनेगा ZnCl2 प्लस H2। अब हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व हुई, इसे हम ऐसे अपवर्ड एरो से दिखा देते हैं, अपवर्ड एरो से दिखा देते हैं। तो ये जो गैस यहाँ पर इवॉल्व हुई है, ये हमें क्या बताएगी कि यस, समथिंग न्यू हैज फॉर्म्ड। जब आप ऐसे उसके पास मैच स्टिक लेके जाओगे, माचिस की तीली लेके जाओगे ना, माचिस जला के, तो हाइड्रोजन है तो कैसे जलेगी, विद पॉप साउंड, है ना। और हमें पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन में से गैस इवॉल्व हुई है, कौन सी हुई है, तो हाइड्रोजन हुई है, क्योंकि हाइड्रोजन हमें पता है इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। चलिए, चेंज इन कलर की अगर हम बात करें, हाँ जी, कुछ रिएक्शंस में बेटा जी चेंज इन कलर दिखाई देता है। कुछ रिएक्शंस में हम लोगों को कलर चेंज दिखाई देता है, जैसे कि मैम रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पहले ग्रे था, लेकिन जब वो जंग बन गया तो सामने सामने दिख गया कि वो कैसा हो गया, रस्ट कलर में चेंज हो गया। सो दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ है। अब एक और आपको मैं एग्जांपल दे दूं कलर चेंज का, तो अगर हम रिएक्शन करवा दें लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड में, तो हमारे पास बनता है लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट। अब बेटा इस रिएक्शन में ये जो लेड नाइट्रेट बनता है, ये बनता है येलो कलर का। अच्छा, ये दोनों का कलर तो येलो नहीं था, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का तो कोई कलर येलो नहीं था, बट आफ्टर सम टाइम जब लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया, तब वहां पर येलो कलर दिखाई दे गया। इसका मतलब क्या है कि कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब बात करते हैं चेंज इन स्टेट। हाँ जी, तो फिजिकल स्टेट के चेंज होने से भी हम ये बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल तो सब बच्चों को पता है भाई लिक्विड होता है ना बेटा, सबको पता है लिक्विड होता है। अच्छा, पेट्रोल को जब हम बर्न करते हैं, पेट्रोल को बर्न करते हैं तो CO2 वाटर वेपर्स निकलते हैं, तो भाई ये तो लिक्विड से गैस में चेंज हो गया। तो यस, यहाँ पे भी
एक रिएक्शन हुई है, ये भी एक ऑब्जर्वेबल चेंज है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद देखो चेंज इन टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको ये रिएक्शन बताया ना, जिंक प्लस HCl। अब इसमें जो गैस इवॉल्व होती है, इसमें हीट भी इवॉल्व होती है। तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो है, जिस बीकर में आप ये रिएक्शन करा रहे हो, उस बीकर को अगर आप टच करो ना, वो आपको लगेगा ये तो गर्म हो गया, वार्म हो गया। सो दैट मीन्स टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ है। या फिर आप बोलो, अगर मैं ये रिएक्शन कराऊं CaO प्लस H2O, ये आपको क्या बना के देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम। इस रिएक्शन में भी बेटा बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। तो आपके पास टेम्परेचर मैं बोलूं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हीट इवॉल्व होती है। ऐसे रिएक्शंस को बेटा हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। मैम, ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अगर टेम्परेचर फॉल हो जाए, अगर बीकर टच करो, बीकर ठंडा हो जाए, मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। चलिए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स का बेटा ध्यान रख लो, इस पे सवाल आ सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी लिख के दे दिए हैं, एग्जाम्पल्स भी आपको याद होने चाहिए। अब देखो केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड के बीच का रिएक्शन बताया और बोला लेड आयोडाइड बनता है और पोटाशियम नाइट्रेट बनता है। लेड आयोडाइड यहाँ पे, लेड आयोडाइड यहाँ पे कलरलेस लिखा है, यहाँ पे ये कैसा होता है, येलो सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये येलो कलर का बनता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारे पास केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस इन विच लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड आर द रिएक्टेंट्स। मैं ये बात आपको पहले बता चुकी, पोटाशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड आर द प्रोडक्ट्स। इन्हें हम बेटा क्या बोलते हैं, जो LHS पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं, रिएक्टेंट्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, जो राइट हैंड साइड पे लिखे हैं, प्रोडक्ट्स। तो ये तो मैंने इक्वेशन आपको लिख के बताई, ऐसे लिख के बताई। सोचो हमारे पास केमिस्ट्री में कितनी सारी इक्वेशंस है, कितनी सारी इक्वेशंस है। अगर मैं उनको लिखने बैठूं इस तरह से, तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा हम लोग का, ऐसे ऐसे लिखने लग गए। तो हम लोग इनको इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारी क्या होती है, शॉर्ट हैंड नोटेशन। तो हम इसे इस तरह से नहीं लिखते, हम इसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला लिख देंगे लेड नाइट्रेट का, तो आपको लेड का सिंबल भी पता होना चाहिए, आपको नाइट्रेट का फॉर्मूला भी आना चाहिए। 9th क्लास में सीखते थे ना क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला लिखने, तब हम बोलते थे बेटा लेड की वैलेंसी 2, नाइट्रेट के ऊपर चार्ज 1, क्रिस क्रॉस किया और क्या बन गया तुम्हारे पास, PbNO3 ट्वाइस, है ना। ऐसे सिखाते थे तुमको फॉर्मूला लिखना। तो वो सारी नॉलेज हमें काम आती है इक्वेशन को जल्दी लिखने में। इतना बड़ा बड़ा लिखना इज नॉट इजी, क्योंकि अभी तो तुम बोलोगे मैम हम लिख लेंगे, हम क्लास 10th में है, आपको ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, बट जब आप 11th में जाओगे फिर आप बोलोगे यार इतने रिएक्शंस, मैं तो पागल हो जाऊंगा लिखते लिखते। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज, शॉर्ट हैंड मेथड। ठीक है जी। अब बात आ गई बैलेंसिंग की। अब हम करेंगे कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करने की प्रैक्टिस, क्योंकि बैलेंसिंग से यार बोर्ड में क्वेश्चन पक्का आना है। ये बात तुम मैम की मान लो कि बैलेंसिंग से यार आ ही जाता है क्वेश्चन, चाहे 1 नंबर में आ जाए चाहे 2 नंबर में आ जाए, लेकिन क्वेश्चन आना ही आना है। देखते हैं हम लोग बैलेंसिंग को फिर। तो यहाँ पे बैलेंसिंग कैसे करेंगे हम लोग। अच्छा, बैलेंसिंग में एक बात ध्यान रखेंगे कि जितने एटम्स आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे उतने ही राइट हैंड साइड पे होने चाहिए। ये नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके ज्यादा है, राइट हैंड साइड पे कम है। सो दिस इज नॉट हाउ वी डू बैलेंसिंग। अब किस तरह से बैलेंस करेंगे, जैसे मेरे पास पहली इक्वेशन है आयरन प्लस वाटर गिव्स मी आयरन ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। अब इसमें मुझे क्या करना है, एक एक करके नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेटा मेटल को बैलेंस करेंगे।
जो भी हमारी इक्वेशन में मेटल होगा सबसे पहले हम उसे बैलेंस करेंगे, फिर हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, एंड उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, आप बोलोगे मैम ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन को मैं अलग से बोल के चल रही हूँ। इसके अलावा और कोई नॉन मेटल्स होंगे, नाइट्रोजन, क्लोरीन, तो आप उनको बैलेंस करना, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर लास्ट में हाइड्रोजन। तो देखो, अब मुझे सबसे पहले आयरन को बैलेंस करना पड़ेगा। इधर कितने आयरन? 3, तो मैं इधर भी 3 कर दूं, सही बात है। ऑक्सीजन देखो कितने? 4, इधर 1, तो मैंने 4 लगा दिया। अब हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स कितने हो गए? 4 2 जा 8, यहाँ कितने? 2, तो यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे? 4। ये नहीं कि एक चीज बैलेंस कर ली तो उसके बाद देखना भी है कि उसको बैलेंस करने के बाद कुछ और तो नहीं बिगड़ा। कहीं मैंने यहाँ 4 लगाया, हाइड्रोजन को तो कोई, ऑक्सीजन को कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अच्छा 4 है, यहाँ भी 4 है, तो आपको रीचेक भी करना है। ये नहीं कि बैलेंसिंग कर दी और रीचेक नहीं किया। आप एक एक एटम को चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे वो बराबर है या नहीं। अब ये देखो, लेड नाइट्रेट, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन में। लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड NO2 दे देता है और O2, है ना, ब्राउन कलर की गैस। अब जब आप हीट करते हो तो ऐसे टूटेगा ये। अब मैं सबसे पहले क्या करूं? लेड चेक कर लूं, मेरा रेड लेड बैलेंस है। ओके, लेड एक एक है बैलेंस। अब ऑक्सीजन को चेक कर, नहीं नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन को चेक करो, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, तो चलो मैंने यहाँ पे क्या कर दी? 2 नाइट्रोजन कर दी। अब ऑक्सीजन, ओके, 3 2 जा 6, यहाँ कितनी होगी? 2 2 जा 4, 5 6 7, यहाँ तो ऑक्सीजन 7 है, ये तो गड़बड़ हो गई। अब मैं यहाँ 7 कैसे बनाऊं? 1 लगा के थोड़ी 7 बनेगी। अब ना चाहते हुए मेरे को 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 से थोड़ी काम बनेगा, हमारा 1 तो ऑलरेडी है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 2। लेकिन जैसे ही मैंने 2 लगाया बेटा, अब लेड हमारा अनबैलेंस हो गया, नाइट्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो अब मुझे फिर से इनको बैलेंस करना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में। ऐसा थोड़ी है कि हमें ट्राई करना पड़ता है ना डिफरेंट डिफरेंट नंबर के साथ। ऐसा भी नहीं होता कि एक ही बारी में बैलेंसिंग हो जाएगी, जब तक नहीं होती है हमको ट्राई करना पड़ेगा। ओके, तो लेड कितने हैं? 2, यहाँ पे कितने करूं? 2। नाइट्रोजन कितने हो गए? 2, यहाँ से 2 2 जा 4, तो 4 हो गए। हाँ जी, 4 हो गए। अब ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे देखो 4 2 जा 8, 2 यहाँ से 10 और 2 यहाँ से 12, ऑक्सीजन अब खुद ब खुद बैलेंस हो गया। तो ये हमने क्या कर ली? इस इक्वेशन की बैलेंसिंग कर ली। तो इसी तरह से आपको क्या करनी है? बैलेंसिंग करनी है। इज दैट क्लियर बेटा जी? यहां तक हमें समझ में आ गया? ओके, अब देख लो भाई इंपॉर्टेंस, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछ लेता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो देख लो, हम लोग को importance of balanced chemical equation lies in the fact that it satisfy the law of conservation of mass. That is, in a chemical reaction, total mass of all products is equal to total mass of reactants. आप मास ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जितना मास आपका रिएक्टेंट साइड पे होगा उतना ही मास आपका प्रोडक्ट साइड पे भी होगा। तो यहाँ पे देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट का मास 100 होता है, HCl का अपने पास 73.5, आप इनको ऐड कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा 173.5, दोनों का मिला दो तो 173.5 आ जाएगा आपके पास। किसका मास? रिएक्टेंट्स का, रिएक्टेंट्स का। हाँ जी, अब देखो यहां से कैल्शियम क्लोराइड का 111, वाटर का 18, CO2 का 44, इसे ऐड कर दोगे तो ये भी तुम्हारा कुछ 173.5 ही आएगा। चेक कर लेना बिल्कुल, क्योंकि मास जो है, अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है तो जितना मास आपका रिएक्टेंट में होता है उतना ही आपका प्रोडक्ट में भी मास होता है। इतनी बातें हमें क्लियर हो गई? हाँ जी। अब हम लोग बेटा मूव करते हैं अपना नेक्स्ट। अब आपसे पूछा गया, देखो ये जो है आपका CBSE 2024 बोर्ड का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन मैंने आपको बोला था हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इस बैलेंसिंग को करते हैं। ओके, सबसे पहले मुझे क्या बैलेंस करना है?
मेटल मतलब एल्यूमिनियम। यहाँ कितने एल्यूमिनियम है? 2, यहाँ 1, तो आई पुट 2। उसके बाद मुझे क्लोरीन को बैलेंस करना है, तो 3 2 जा 6, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? 6। अब क्लोरीन बैलेंस है। अब जरा देखो ऑक्सीजन का क्या हाल है। ऑक्सीजन अपने पास यहाँ पर 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे कितनी है? 1, तो पुट हियर 3, तो ऑक्सीजन बैलेंस। अब जरा हाइड्रोजन देख लो, तुम्हारे पास हाइड्रोजन 6 है, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 6, बैलेंस हो गया। एक बार फिर चेक करो, एक बार फिर सबको चेक करो। एल्यूमिनियम कितने? 2, यहाँ पे 2, क्लोरीन कितने? 6, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 6, हाइड्रोजन कितने? 3 2 जा 6, 6, ऑक्सीजन कितने? यहाँ से 3 और यहाँ पे भी 3, तो यस एवरीथिंग इज बैलेंस। और हमें ए बी सी डी बताना था, तो ये ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था, यहाँ डी था। ठीक है जी, तुमने बता दिया ए 1, बी तुम्हारा 6, सी तुम्हारा 2 और डी तुम्हारा 3। इस तरह से हम क्या कर लेंगे? बैलेंसिंग। अब आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे बोले थे? जहां हीट रिलीज होती है, जैसे CH4 + O2 कंबशन रिएक्शन है, CO2 H2O बनाएगा, हीट रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब, जैसे AgBr है, टूट जाएगा AgBr2 में। कैसा है? अपने पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इसमें एब्जॉर्ब होगी। फिर आए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेटा एडिशन ऑफ 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स टू सिंथेसिस, टू गिव, ऐसा कर लो, टू सिंथेसिस न्यू कंपाउंड, कुछ ऐसा, या तो सिंथेसाइज लिखा होता है, ठीक है, टू गिव न्यू कंपाउंड्स, उसे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बना रहा है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल। आपको कुछ एग्जाम्पल्स लर्न भी होने चाहिए, जैसे मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स यू MgO, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, राइट। यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन जो है जिसे हम बर्न करते हैं, वो डेजलिंग लाइट के साथ, वाइट डेजलिंग लाइट के साथ बर्न होता है। और आपको ये रिएक्शन कराने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन होता है, हम उसे साफ करते हैं विद सैंड पेपर, क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम गई होती है। ये सारी बातें हमें इस रिएक्शन के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमसे पूछ लिया जाता है और फिर हमें यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट कलर का पाउडर यहाँ पर ऑब्टेन होता है। ये आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी दे रखी है। अब डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन का मतलब टूट जाना। एक अपने पास कंपाउंड था और वो टूट गया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं तुमको दे दूं कॉम्बिनेशन का, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहते हैं? क्विकलाइन। CaO को कहते हैं क्विकलाइन, इसे कहते हैं स्लेट लाइम। ये जो बेटा ये रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। यहाँ पे करके एरो करके लिख दूं, ये रिएक्शन हमारा व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। क्या होता है ना, हम क्या करते हैं कि व्हाइट वॉशिंग में ये जो स्लेट लाइम है, इसे अप्लाई करते हैं दीवारों पे। फिर कुछ टाइम के बाद ये स्लेट लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, एक शाइनी लेयर बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो हमारी दीवारों को शाइनी अपीयरेंस देती है। तो ये रिएक्शन के बारे में समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, तो हमें ध्यान में रखना है। फिर आपका डीकंपोजिशन में क्या होता है कि आपका एक रिएक्टेंट टूट जाएगा छोटे छोटे सिंपलर कंपाउंड्स में। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, गर्म किया, तो किस में टूट गया? क्विकलाइन में, CO2 में, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव मेटल या लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर आपको ना दिखे ये, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट, तो आयरन इसे डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है जी, इसके एक्वस सॉल्यूशन से। हमें ये भी दे रखा है, ये जो कॉपर सल्फेट होता है, ये भी एक्टिविटी दे रखी है। ये कैसा होता है बेटा? ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। और जब
यहाँ पे आयरन इसे डिस्प्लेस कर देता है, तो ये ब्लू कलर फेड होके लाइट ग्रीन हो जाता है FeSO4 की फॉर्मेशन की वजह से। और एक जो आप देखते हो ना, जो आयरन नेल, हम क्या करते हैं इस एक्टिविटी को, कॉपर सल्फेट में आप आयरन नेल डाल देते हो, उसमें भी तो लगा हुआ है ना आयरन। तो क्या करता है कि आयरन धीरे धीरे इस कॉपर को रिप्लेस करके फेरस सल्फेट बना देता है, सॉल्यूशन आपका लाइट ग्रीन हो जाता है, और ये जो कॉपर है ये उस आयरन पे चिपक जाता है, उस नेल पे चिपक जाता है, और वो कैसी हो जाती है तुम्हारी, रेडिश ब्राउन से कलर की हो जाती है ना। नेल जो होती है, ये जो ब्राउन कलर जो हो जाता है, कॉपर जो है उस नेल पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, कई बार कलर के बारे में हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है जी। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें कैसे पता चलेगा मैम कौन सा मेटल एक्टिव है कौन सा नहीं है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के बता देती हूँ रिएक्टिविटी सीरीज। तो अपने पास ये रही रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, कैसे याद रख लेंगे इसे, कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फेरारी। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे, कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, फिर भी हाय क्यों मिली, सिल्वर सिल्वर प्लेटेड ऑडी। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली, सिल्वर प्लेटेड ऑडी। ठीक है, सिल्वर का सिंबल AG, गोल्ड का सिंबल AU, बीच में प्लेटिनम, फिर ये HG इज योर मरकरी, HG इज योर मरकरी, कॉपर, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अब तुम खुद देखो, आयरन ने कॉपर को क्यों डिस्प्लेस किया था, क्योंकि आयरन से नीचे आता है कॉपर, ये मुझे ऊपर बनाना पड़ा, बट अगर मैं एक साथ लिखूंगी तो तुम्हें पता है ये कहाँ आएगा, हाइड्रोजन के नीचे आएगा। तो मतलब आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर मैं कोई और रिएक्शन लिखना चाहूं, मैं तुम्हें ये बोल दूं यहां से कि AG कॉपर नाइट्रेट में से क्या इस कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं, क्योंकि ये जो हमारा सिल्वर है ये लेस रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता। उल्टा मैम आप उल्टा लिखते तो हो जाता, अगर आप बोलते कॉपर प्लस AgNO3 तो कॉपर उसे डिस्प्लेस कर देता। तो ये सीरीज हमें याद होनी चाहिए। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन की भी हम अगर बात करें, ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े, और डीकम्पोजिशन में क्या पढ़ा कि एक जो हमारा कंपाउंड होता है वो छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है। अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये भी आपके पास दो तरह के होते हैं, एक थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है, और एक फोटो डीकम्पोजिशन, और एक और होता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, कि हमने हीट देके कंपाउंड को तोड़ा है, तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जैसे आपको एग्जाम्पल करवाया था लेड नाइट्रेट वाला, इसे हीट कर दोगे ये किस में टूट जाएगा, लेड ऑक्साइड NO2 और O2 में, बैलेंसिंग करवाई थी। ठीक है जी, ये कैसा रिएक्शन है तुम्हारा, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तब ये रिएक्शन होगा। जैसे वाटर है, वाटर को आप तोड़ोगे अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो, H2+O2, ऐसे थोड़े पानी टूट जाता कि रखा रखा हमारा पानी टूट गया जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन की बात करें, फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट, कि आपने लाइट की प्रेजेंस में बेटा, हमने लाइट की प्रेजेंस में किसी को तोड़ दिया है ना, तो जैसे AgCl या AgBr, इसको सनलाइट में रखोगे, सनलाइट में रखोगे तो ये टूट जाएगा तुम्हारा Ag+Cl2 में। ठीक है, ये होता है व्हाइट कलर का, और जब सनलाइट पड़ती है तो किस में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर में। ये आ गया तुम्हारा फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लो। थर्मल डिकम्पोजिशन,
वैसे तो मैं तुम्हें ये एग्जांपल दे ही चुकी थर्मल डिकम्पोजिशन का। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो वो सिंपल कंपाउंड्स में टूट जाएगा, जैसे लेड ऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, O2। अब देखो बेटा, ध्यान रहे कि ये कलरलेस है और यहाँ पर आपके पास एक ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की गैस जो है वो हमारी इवॉल्व हो रही है। रेडिश ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व हुई है, NO2 गैस। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है जहां जहां कलर आएगा। अब फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O हीट करेंगे तो मॉइस्चर सारा उड़ जाएगा, तुम्हारा ये ग्रीन कलर से किस में चेंज हो जाएगा, व्हाइट कलर में। आप इसे फर्दर हीट कर दोगे अगर FeSO4 को, तो ये फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड ये बना लेगा, साथ में SO2 और SO3। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब फेरिक सल्फेट टूटता है तो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन थे, याद रखेंगे। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी दी और अपना जो भी कंपाउंड था तोड़ लिया। वाटर ऐसे रखे रखे तो नहीं टूटेगा कि मैं गई घूम के आई 1 घंटा और देखा तो वाटर हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में उड़ चुका था। पानी वैसा का वैसा ही रहता है। तो ऐसे खुद से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में नहीं टूटता है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तब ये H2O2 में ब्रेक करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। नेक्स्ट, फोटो डीकंपोजिशन। ये दो रिएक्शन है जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। एक AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में टूटता है। जब तक आप इसे सनलाइट में नहीं रखोगे तभी हम क्या करते हैं, AgBr को डार्क कलर की बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। तो आपके पास ये दोनों रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होंगे और Ag प्लस Cl2 Ag प्लस Br2 हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है जी, ये दोनों रिएक्शन आपके क्या एग्जाम्पल है, फोटो डिकम्पोजिशन के। फोटो मींस लाइट। अब ये जो दो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये यूज होते हैं। और एक और चीज का ध्यान रहे कि बेटा ये जो होता है इनिशियली ये आपका व्हाइट कलर का होता है दोनों ही, और फिर ये किस में चेंज हो जाते हैं, ग्रे में। लाइट पड़ेगी, व्हाइट कलर का AgCl AgBr किस में चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर में टूटेगा। सिल्वर कैसा दिखेगा, ग्रे कलर का। इनिशियली कैसा था, व्हाइट कलर का। नाउ what is observed when silver chloride is exposed to sunlight, give the type of reaction involved। तो मैंने अभी अभी बताया कि सिल्वर क्लोराइड तुम्हारा जब टूटेगा Ag प्लस Cl2 में, देखो अभी ये रिएक्शन मैंने लिखी थी यहाँ पे, AgCl हमारे पास कैसा होगा, व्हाइट कलर का, ग्रे। ठीक है, ये AgBr का देख लो एक बार, यहाँ पे पेल येलो से कलर का होगा ये, पेल येलो। ठीक है, ये पेल येलो होता है, AgCl बिल्कुल व्हाइट होगा। ठीक है, दोनों ग्रे में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखो अभी अभी बताया किस कलर का था, व्हाइट और ग्रे। सनलाइट के पड़ते ही, सनलाइट, तभी हम इसे क्या करते हैं, डार्क कलर की बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। तो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ कि व्हाइट कलर का हमारे पास सब्सटेंस था, सनलाइट की प्रेजेंस में आया, ग्रे हो गया। तो ये हमारा CBSE बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नाउ आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X obtained in the following chemical reaction। आपको X, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट की जब डीकंपोजिशन करते हैं तो हमें यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड का मैंने आपको नाम भी बताया, क्विक लाइम। तो यहाँ पर क्विक लाइम आपका सही जवाब होगा। जिप्सम, लाइमस्टोन, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये नाम नहीं होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम होता है क्विक लाइम। ठीक है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट की चर्चा भी हम कर चुके हैं, एक्टिविटी सीरीज भी देख ली, पता है हमें कौन से रिएक्टिव हैं, कौन से हमारे कम रिएक्टिव हैं। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे आयरन आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो इसे इसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। और ये सॉल्यूशन कैसा होता था, ब्लू कलर का। जैसे ही फेरस सल्फेट बनेगा
ये लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा और ब्राउन कलर का जो कोटिंग होगा वो तुम्हारा आयरन नेल पे स्टिक कर जाएगा। हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं ब्लू कलर का, आयरन नेल डिप करते हैं, थोड़ी देर में आयरन उसमें से निकल के रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट को भगाता है, खुद आयरन सल्फेट बन जाता है और ये जो कॉपर वहां से निकला ये तुम्हारा आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाता है और रेडिश ब्राउन से कलर का हमें दिखाई देता है। चलिए अब डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है बेटा जी, रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स, अगर आप आयनिक कंपाउंड ले रहे हो तो उनमें आयंस होंगे। आयनिक कंपाउंड्स, द रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस। इस बात को ध्यान रखें, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज होगा, नया कंपाउंड बनेगा। ध्यान रखना बेटा, एटम्स का एक्सचेंज नहीं होता है, आयंस का एक्सचेंज यहाँ पर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको ये रिएक्शन दे दी है यहाँ पे AgNO3 प्लस NaCl, तो देखो आयंस कैसे, यहाँ पे कौन कौन से आयंस है, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। क्या हो रहा है भाई, आयंस का एक्सचेंज, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे, तो क्या बनेगा AgCl प्लस NaNO3। तो आयंस का एक्सचेंज होता है क्योंकि ये दोनों कैसे कंपाउंड्स है बेटा, आयनिक कंपाउंड्स हैं। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इन्हें डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आ जाओ भाई प्रेसिपिटेशन, ये भी एक तरह के तुम्हारे कैसे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी आयनिक आयंस का ही एक्सचेंज होता है। बस क्या है कि जब हम दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो एक यहाँ पर सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है, इसीलिए रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स करो तो बेरियम सल्फेट बनता है बेटा BaSO4 प्लस NaCl, जिसमें ये BaSO4 सॉलिड होता है और नीचे सेटल डाउन होता है। तो जिस रिएक्शन में हमारा प्रेसिपिटेट बने उसे क्या कह दिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिर बात करते हैं रिएक्शन इन विच acid reacts with base to form salt and water is called neutralization reaction। ठीक है बात, एसिड बेस के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड ले लिया मान लो HCl, बेस ले लिया मैंने NaOH, क्या बना देगा NaCl प्लस पानी, इस NaCl को क्या बोलेंगे, सॉल्ट, ये क्या है एसिड, ये क्या है बेस, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा अब ये 2023 का बोर्ड क्वेश्चन देखो कितना आसान हमसे पूछा गया है। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा भाई, एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक प्लेस। क्या इसमें एक्सचेंज ऑफ एटम होगा, मैंने पहले ही बोला तुमको कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वहां एक्सचेंज ऑफ एटम नहीं होता। रिएक्शन लिख देती हूँ तुम लोग के लिए, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 क्या बना देगा, BaSO4। तुम्हें पता होना चाहिए ये BaSO4 क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। मैम व्हाइट कलर का ये पीपीटी होता है, साथ में निकल जाएगा NaCl। हाँ जी, तो ये NaCl तो तुम्हारा क्या है, सॉल्यूशन में मिक्स रहेगा, ये एक्वस सॉल्यूशन था, ये एक्वस था, ये बन गया सॉलिड और ये एक्वस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में घुला ही रहेगा नमक। तो आपके पास ये रिएक्शन कैसी हुई है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक तरह की आयन एक्सचेंज ही रिएक्शन है, आयंस का ही एक्सचेंज यहाँ हो रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, प्रेसिपिटेट भी बन रहा है एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये वाला सॉल्ट तुम्हारा इनसॉल्युबल है। तो ये तीनों चीजें हो रही है, तो ऑप्शन नंबर B, C, D, मतलब डी ऑप्शन, B, C एंड D ओनली। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखो तो बेटा ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। दोनों ही डेफिनेशंस हमारी क्या है,
ऑक्सीडेशन की, गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जस्ट इसी की उल्टी तुम्हारी रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब जैसे मैं तुम्हें इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, एग्जाम्पल से ही समझ में आती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो जैसे मेरा ये एग्जाम्पल है Fe2O3 प्लस 3CO, ठीक है जी। यहाँ पे छोटा लिखा है, हमें दिखेगा नहीं, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख रही हूँ। हाँ जी, हमें पहचानना है कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन। तो देखो Fe2O3 को देखो, ये किस में बदल रहा है भाई? Fe में। इसके पास यहाँ मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ मुझे ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या प्रोसेस हुई? रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन में मैम लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। फिर बात करें अगर हम, कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारा किस में चेंज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे मैं क्या बोलूंगी? ऑक्सीडेशन। देखो बेटा, कार्बन के पास पहले एक ऑक्सीजन थी, प्रोडक्ट में दो, एक और ऐड हो गई, दो हो गई, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। अच्छा, एक और टर्म्स आती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो खुद की करवाता है रिडक्शन। इसका नाम कैसे पड़ा? जो ये दूसरे के लिए काम करता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसी के बेसिस पे इसका नाम होता है। तो मतलब दूसरे की ऑक्सीडेशन कराएगा और खुद की रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अदर एलिमेंट। ये बातें हमें ध्यान में रहेगी। तो क्योंकि यहाँ Fe2O3 खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद के रिडक्शन करा रहा है, तो दूसरे की, क्योंकि ये जब ऑक्सीजन लूज करेगा तभी तो इसको ऑक्सीजन मिलेगी ना, ऐसे थोड़ी मिलेगी। तो दूसरे की क्या करा रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इसे मैं क्या बोलूंगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कभी भी तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सवाल आए ना, तो तुम देख लो खुद के लिए ये क्या कर रहा है, खुद के लिए रिडक्शन कर रहा होगा, तो उससे उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या कर रहा है? खुद की ऑक्सीडेशन, तो दूसरे की क्या करा रहा होगा? रिडक्शन, तो नाम क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी। तो ऐसे ही मैं क्या रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन लिख दूं, तुम्हारे पास रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया? जो कि सेल्फ ऑक्सीडेशन करे, खुद की ऑक्सीडेशन करे एंड रिडक्शन करे दूसरे की, रिडक्शन ऑफ अदर एलिमेंट। क्या अब हम भूलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट? नहीं भूलेंगे। अगला ये देखो, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो पीछे एग्जाम्पल था, वही ये जो हमने एग्जाम्पल किया, ये भी तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जाम्पल था। और ये नीचे भी एक एग्जाम्पल लिखा था, आगे लिख देती हूँ, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं बचा, इस पे मैं बाद में आती हूँ। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखा था, CH3 CH2OH चेंज हो रहा है तुम्हारा CH3 CHO में। ये भी प्रोसेस कैसी है बेटा? ऑक्सीडेशन। कैसे? यहाँ पे गिनो कितनी हाइड्रोजन है मैम? 3 + 2 5 + 1 6, 6 हाइड्रोजन। यहाँ कितनी है? 3 + 1 4, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो बराबर ही है। तो क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये प्रोसेस कैसी है? ऑक्सीडेशन। क्यों भाई? क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। इस एग्जाम्पल में देखो, वैसे तो ये एग्जाम्पल भी तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन में यहाँ पे समझा दूंगी, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसकी बात नहीं करेंगे। मैं इसको पूरा लिख देती हूँ। बेसिकली ये रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स यू, जिंक +2 में कब आएगा? जब सल्फेट के साथ बनाएगा ना कंपाउंड। तो जिंक में देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन। और कॉपर, क्योंकि कॉपर तुम्हारा लूज कर रहा है ऑक्सीजन, तो इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन। तो जिसकी रिडक्शन होती है उसे क्या कहा जाता है? इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन। जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, खुद की ऑक्सीडेशन, दूसरे की क्या कराएगा? रिडक्शन, तो क्या कहलाया जाएगा?
रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर है हमें? बिल्कुल चीते की तरह रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अब आ गया तुम्हारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है, कोरोजन भी होता है, उसकी वजह से रेंसिडिटी भी होती है। कोरोजन क्या होता है, स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल, है ना? किसे कहते हैं कोरोजन? स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर। ठीक है जी, तो हमारा मेटल क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको हम कहते हैं कोरोजन। रेंसिडिटी क्या होता है, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट रिजल्ट्स इन बैड स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रेंसिडिटी कहते हैं। मतलब खाना बाहर रखा, गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन भी है, तो उसमें जो फैट्स हैं प्रेजेंट, उनकी क्या हो जाएगी, स्लो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। खाने में ऑयल भी होता है, फैट भी होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होने की वजह से खाना खराब होगा, स्मेल आएगी, हमारा अनप्लीजेंट टेस्ट होगा, हमसे नहीं खाया जाएगा खाना क्योंकि खराब हो गया होगा। इस सिचुएशन को इसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। हमारा फूड कैसा हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसे प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स लेते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़े से लिखे हैं, आगे और लिखे हैं। तो कोरोजन रेंसिडिटी बेसिकली ऑक्सीडेशन की वजह से ही हो रहा है। कोरोजन मेटल के लिए खराब चीज है, रेंसिडिटी हमारे खाने के लिए खराब चीज है। कोरोजन मेटल को नुकसान देगा, रेंसिडिटी हमारे खाने को नुकसान करेगी। अब देखो, अगर आयरन का, अगर आयरन में कोरोजन, कोरोजन एक कॉमन टर्म है, आयरन में कोरोजन होता है तो उसे हम रस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। आयरन जब आपका बेटा आपका Fe यानी कि आयरन जब ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है विच इज Fe2O3.XH2O, जिसे हम क्या नाम देते हैं, रस्ट, क्योंकि ये रेडिश ब्राउन से कलर का होता है, जिसको हम रस्ट कलर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कंपाउंड है आपका आयरन ऑक्साइड का, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का, इसे ही हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और एक बार तुम्हारे मेटल पे रस्ट बनने लगी, मेटल खराब हो गया, आयरन खराब हो गया, और ये जो है ये बहुत फास्ट रिएक्शन नहीं होता, बहुत स्लो होता है, स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल, धीरे 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 तुम्हारे मेटल को खा जाएगा। देखो जैसे ये लोहा, ये क्या हुआ है, जंग लगा है इस पे, ऐसी फोटो। ये है तुम्हारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये किसका बना था, पहले कॉपर का होता था, है ना? कॉपर, कॉपर में भी कोरोजन होता है भाई। कॉपर में तुम्हारा जो वाटर ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन वाटर रिएक्ट कर रहे थे, इसमें एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई, तो ये क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ग्रीन कलर की लेयर बनती है, देखो पहले चमचमाता कॉपर और फिर ये ग्रीन हो गया तुम्हारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, कोरोजन हुआ है। अब ऐसा नहीं है, पहले जब पूरा कॉपर का था तब हमारा क्या था, उस पे कोरोजन आ गया था। सिल्वर में भी कोरोजन होता है, सिल्वर तो घरों में ही देखा है यार, काला पड़ जाता है, हम लोग सिल्वर की ज्वेलरी खरीदते हैं, काला पड़ जाता है सिल्वर, क्योंकि सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके Ag2S नाम का कंपाउंड बनाता है, जिसका कलर ब्लैक होता है। इसीलिए सिल्वर में भी कोरोजन देखा जाता है। तो हमने आयरन में देखा, कॉपर में देखा, सिल्वर में देखा। फिर रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करें, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें रहेंगे तो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे। एंटी का मतलब प्रिवेंट करेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। वैक्यूम पैकिंग मतलब हवा भरेंगे, लेकिन कोई ऐसी वैसी हवा नहीं जो तुम्हारे फूड के साथ ही रिएक्ट कर जाए, नाइट्रोजन भरते हैं बेसिकली। ठीक है, एयर को, ये जो वैक्यूम हम भरते हैं वो लेस के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट ऐसे फूले हुए होते हैं, उसमें हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं भाई। क्यों, हम कोई और एयर क्यों नहीं भर सकते, वैक्यूम क्रिएट करना है तो कोई और चीज क्यों नहीं भरी, क्योंकि एयर में बेटा और भी गैसेस हैं जो हमारे फूड की ऑक्सीडेशन करा रही हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट नहीं करती ऑयल फैट्स के साथ, क्योंकि बहुत इनर्ट है गैस, वो अपने आप में खुश है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहती है। रेफ्रिजरेशन कर दो फूड की, हम रखते तो है ना फ्रिज में, खाना रख देते हैं फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर्स में,
ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई एकदम कट हो जाए, लो टेम्परेचर पे बिल्कुल हमारा रिएक्शन ना हो पाए, फूड का खाना हमारा थोड़ा लंबे टाइम तक टिक जाए, तो रेफ्रिजरेशन भी कर सकते हैं रेंसिडिटी अवॉइड करने के लिए। तो ये सब हमारे पास क्या था, लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, यहाँ से भी सवाल बनने के चांसेस होते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए बेटा पूरा चैप्टर। और इस चैप्टर में जितने कलर्स आपको बताए, जितनी इक्वेशंस आपको बताई लर्न करने के लिए, वो सब अब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। ट्रस्ट मी, अगर लिख के प्रैक्टिस करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं भूलोगे। कम टाइम बचा है, अभी भी कोई भी बच्चा अबव 95 स्कोर कर सकता है, तो मुझसे लिख के ले लो, बट उसके लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर एक इक्वेशन की। So thank you so much बेटा, thank you all my cheetahs for watching this session, and अब जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए बाकी चैप्टर्स के सेशन भी लेकर आऊंगी, बिकॉज आई नो कि एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है। ओके बेटा, बाय।